आज से अराउंड 1.5 मंथ्स पहले सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर कुछ सैम्पल पेपर्स लॉन्च करे थे फॉर द वेरियस सब्जेक्ट्स, क्लियर, फॉर द क्लास 10th। हालांकि बहुत सारे चैनल्स उस पर वीडियो डाल चुके हैं, उसका जो लेट्स से जो स्ट्रक्चर होने वाली है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कितनी चॉइस मिलेगी, ये सारा कुछ आपको पता होगा डेफिनेटली। बहुत लेट में वीडियो बना रहा हूँ आई नो सैम्पल पेपर्स पे, लेकिन क्या डिफरेंट होने वाला है इस वीडियो में बाकी वीडियो से। आई वॉच क्वाइट अ लॉट ऑफ वीडियो एक्चुअली राइट ऑन द सैम्पल पेपर्स। मोस्टली वीडियोस में करा क्या गया है अलग अलग चैनल्स के द्वारा कि जस्ट एक स्किमिंग चल रही है वहाँ पे कि हाँ एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया गया है। आई नो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भी होती है राइट, लेकिन स्टिल देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, ठीक है, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पता है राइट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने 1 से लेकर जो 20 तक क्वेश्चन थे उस सैम्पल पेपर में उनको डीपली एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है राइट। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बाय द वे, जो ये सैम्पल पेपर है और जो इसकी मार्किंग स्कीम है, इसका आपको लिंक मैं दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो डाउनलोड करना है इसको तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले पहले इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए, है ना, जिसमें होंगे ऑफ कोर्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन राइट। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, सिंपल राइट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अब आप कितना लिखोगे, कितने सेंटेंसेस, व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ एक सेंटेंस। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ एक सेंटेंस, या फिर इवन अगर पॉसिबल है तो सिर्फ 1 वर्ड में, है ना। फॉर एग्जाम्पल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन राइट, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आप 1 वर्ड में दे दोगे ऑफ कोर्स राइट। लेकिन जैसे कि लेट्स सपोज आपसे पूछा गया कि हाँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला राइट, जिसका आंसर 1 वर्ड में पॉसिबल हो राइट। या लेट्स सपोज कुछ पूछा गया कि हाँ जब ए एलिमेंट बी से रिएक्ट करेगा, कोई भी एग्जांपल देके, तो क्या प्रोड्यूस होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप 1 वर्ड में दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको 1 सेंटेंस में देना होगा, सिंपल। देखो कैसे, उसके अलावा कहानियाँ नहीं डालने बैठना आपने वहाँ पे राइट, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। हाँ अगर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है या उससे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है तब आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। So starting with our first question, list any 2 observations when ferrous sulfate is heated in a dry test tube. FeSO4 को जब आपने हीट किया तो आपके पास क्या मिलेगा? आपको पता होगा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ पे आपके पास एक तो आयरन ऑक्साइड मिलता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये दोनों गैसेस कलरलेस गैसेस होती हैं। तो एक तो ऑब्जर्वेशन ये हो गई, है ना। यहाँ पे देखो ये मार्किंग स्कीम है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि आपको कितना लिखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना राइट। कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। उसके अलावा क्या ऑब्जर्वेशन होगी? इनकी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल होती है ना इनकी राइट, वेरी चोकिंग स्मेल, वेरी पंजेंट स्मेल राइट, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते राइट। तो वो सेकेंड ऑब्जर्वेशन होने वाली है, गैस विद चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व्ड राइट। एंड अदर देन दैट, हालांकि सिर्फ 2 उसने ऑब्जर्वेशंस पूछी हैं, जो भी आपको 2 ऑब्जर्वेशंस पता हो इस रिएक्शन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो राइट। लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन बनती है यहाँ पे एक, कि जो ये आयरन सल्फेट था FeSO4, इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, है ना, ग्रीनिश इन कलर राइट। लेकिन जब इसको हमने हीट किया ये चेंज हो चुका है अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड में, तो इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन राइट, जंग जैसा कलर। ओके, सो ये ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिलेंगी जब हम ये रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज 1 मार्क्स। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है उस क्वेश्चन में राइट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, ये डाइल्यूटेड HCl है, इससे हमने रिएक्ट करवाया किस चीज़ को? सोडियम मेटल को। सो सोडियम जो कि मेटल है, सो इट इज सॉलिड। क्या मिलेगा आपको जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे? आपको पता होगा जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी ना किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, ही हमने पढ़ा हुआ है ना, तो क्या मिलता है आपके पास? एक तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये क्या करता है, यहाँ से HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ओके, और क्लोरीन के साथ खुद लग जाएगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सो कोई ना कोई सॉल्ट मिलेगा आपके पास, सिंपल, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन मिलती होती है इन जनरल, और इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या मिल रहे हैं? 2 प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, यही उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, सोडियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन गैस। देन सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा देखो यहाँ पे भी जैसे सोडियम क्लोराइड ये लिखने का 1/2 मार्क्स है, और जो हाइड्रोजन गैस है इसको लिखने का भी 1/2 मार्क्स है ना। 2 चीज़ें पूछी हैं तो दोनों का 1/2 मार्क्स, ऐसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं यहाँ पे।
देन द सेकंड क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम किस चीज को यूज करते हैं? वो यूज द वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला लिखा है, देखो ये उसका जनरल नेम है ना, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द केमिकल नेम। केमिकल नेम इसका क्या बनेगा? केमिकल फॉर्मूला से देखो, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना, 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के, राइट। सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वाटर के, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला, Na2CO3 डॉट विद 10H2O, और आपको सीधा यहाँ पे देखो ऐसे लिख देना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वो हो जाएगा उसका केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम का आधा मार्क्स और केमिकल फॉर्मूले का आधा मार्क्स, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या देखने को नहीं मिलता? देखो होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये हमने डीपली पढ़ा हुआ है हमारी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाली वीडियो में, विच इज बाय फार माई मोस्ट वॉच्ड वीडियो राइट टिल नाउ। देखो इसमें आपने पढ़ा था जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। हालांकि आपको आंसर में एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट। दिस इज OH, OH ग्रुप होता है अल्कोहल का ग्रुप, है ना। सिमिलरली मैं एक और मेंबर यहाँ पे लिखता हूँ अल्कोहल का, जिसमें सिर्फ एडिशन क्या हो रही है यहाँ पे CH2 ग्रुप की, ओके। बाकी सेम चीज़ है, देखो मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ग्रीन कलर से यहाँ से ऐसे एनसर्कल कर देता हूँ, राइट। ये वाला पार्ट डिफरेंट है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है दोनों में, दोनों अल्कोहल्स ही हैं, राइट। दिस इज द मिथेनॉल, दिस इज द इथेनॉल, ओके। नेमिंग नहीं अगर आपको आती है कोई चक्कर नहीं है, सिलेबस का पार्ट आपका नहीं था इस बार। देखो अब उसने पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इन दोनों में क्या देखने को नहीं मिलेगा। पहला, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या हमको चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलेगी? एंड आंसर इज हाँ, नहीं देखने को मिलेगी, पहला ही आंसर है, राइट। बिकॉज ये दोनों ही देखो मेंबर्स, चाहे मैं मिथेनॉल की बात कर लूँ चाहे मैं इथेनॉल की बात कर लूँ, ये दोनों ही अल्कोहल है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी तो सिमिलर होंगी, ठीक है। हमको होमोलोगस सीरीज में ऑलवेज ऐसे देखने को मिलता है, जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं ना, राइट, किसी भी होमोलोगस सीरीज के उनमें जितने भी मेंबर्स होंगे सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो हमको चेंज होती दिखाई नहीं देती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, ठीक है। सो आंसर इज फर्स्ट वन, द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमको ऑब्जर्व होता हुआ नहीं दिखाई देगा, राइट, बिकॉज प्रॉपर्टीज सेम ही रहने वाली हैं। देन जो बाय द वे, अच्छा यहाँ पे देखो उसको अटेम्प्ट कैसे किया गया, द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज इट डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम था, सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है, राइट। आपको कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बनाने की जरूरत। देन जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर वाइट एट द नून, ये आपको पता होगा, आपने वो पढ़ा हुआ है कि जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तब कलर रेडिश क्यों अपीयर होता है? क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ऑफ द लार्ज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, है ना। यहाँ पे एकदम उल्टा कर देना उसका, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है कि हाँ जब ओवरहेड होगा सन तो बिकॉज उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा सनलाइट को, है ना, उसकी वजह से क्या होगी, लाइट की स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है। सो द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट द नून, सीधा आपको 1 मार्क्स में इतना लिखना है, बहुत आपको एक्सप्लेनेशन देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस, दो चीजें आपको गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव गिवन है -15 सेंटीमीटर, आपसे पूछा गया कि वो कौन सा मिरर है और कौन सा लेंस है। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। देखो मिरर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स कॉनकेव मिरर होगा, बिकॉज उसी के केस में ऐसा होता है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से पास होगी, अगर ये फोकस है बेसिकली, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। सिमिलरली जो लेंस होगा वो भी कौन सा होगा, इट विल बी अ कॉनकेव लेंस, बिकॉज लाइट रेज आएंगी लेफ्ट हैंड साइड से, डाइवर्ज होने के बाद पास हो जाएंगी, लेकिन जब उसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, अगेन वो लेंस से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होती हैं, मीट करती हैं। तो दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होने वाली है, तो आपको क्या लिखना है, बोथ आर कॉनकेव, की मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी कॉनकेव है, ठीक है, इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। देन द सिक्स्थ क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड द लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखो लेट्स सपोज ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, राइट, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका फोकस हो गया, और लेट से ये इसका हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा होगा अगर
रियल, इन्वर्टेड और लार्जर हमको इमेज मिल रही है। पहली बात देखो, फोकस और पोल के बीच बीच में तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज, राइट। रियल इमेज तो बनती नहीं इस केस में, ठीक है। तो ये केस तो हो ही नहीं सकता बिकॉज उसने बोला हुआ इमेज रियल है, वर्चुअल नहीं है। अदर देन दैट देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पीछे भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज कैसी बनती है, एकदम डिमिनिश्ड इमेज बनती है, राइट। एकदम पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड बल्कि, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख दूंगा ना ऑब्जेक्ट, तब भी कैसा साइज होता है इमेज का, इक्वल, है ना। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही साइज हमको देखने को मिलेगा इमेज का भी। दैट मीन्स कौन सा एरिया बचा, कौन सी लेंथ बची जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट, है ना। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि इमेज रियल बन रही हो, इन्वर्टेड बन रही हो और लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बन रही हो। सो दिस इज योर आंसर बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ बेसिकली, राइट। देन देखो यहाँ पे भी आपके पास इंटरनल चॉइस गिवन है। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। लेट्स सपोज आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इवन कॉनकेव भी हो सकता है, डजंट मैटर, राइट। जो भी लेंस होगा, दोनों केस में कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां से अगर लाइट पास होगी तो डेविएशन बिल्कुल आपको नहीं देखने को मिलेगी, दैट इज अ ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ये सेंटर वाला पार्ट जो होता है दैट इज अ ऑप्टिकल सेंटर। वहां से अगर लाइट निकलेगी तो बिना डेविएट किए क्या करेगी, पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास कॉनकेव लेंस भी है, राइट, दिस इज लेट्स से उसका ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी ऐसे तो बिना डेविएट करे हुए पास हो जाती है, ठीक है। सो आपको सिर्फ इतना लिखना है, देखो ऑप्टिकल सेंटर, वन वर्ड, बिकॉज पूछा सिर्फ उसने यही है, नेम द पार्ट, दैट इज द 1 मार्क। देन 7th क्वेश्चन, ये अरेंजमेंट आपके पास दे रखी है, ये कौन सी सेटअप है, इंडक्शन का सेटअप है, राइट। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देयर आर 2 coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted. पहले उसने इंसर्ट नहीं करी हुई यहाँ पे की, है ना, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेटर द की इज इंसर्टेड, बाद में हमने क्या करा, की को इंसर्ट कर लिया, एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली आफ्टर, उसके थोड़े टाइम बाद हमने अगेन की को रिमूव कर लिया, ठीक है। तो पहले तो बिल्कुल ही एक बार की नहीं थी उसमें, है ना, एक बार हम की को इंसर्ट कर रहे हैं और दूसरी बार हम की को रिमूव कर रहे हैं। सो दो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग से कौन कौन सी हमको ऑब्जर्वेशंस दिखाई देंगी। पहला, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दैट डाई आउट शॉर्टली, दोनों ही बार हमको थोड़ी थोड़ी बार, राइट, थोड़े थोड़े टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार जब हमने इंसर्ट करी की तब हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई दी, और दूसरी बार जब हमने की को रिमूव किया तब हमको यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई दी, उसके बाद में या फिर लेट से उसके ड्यूरिंग हमको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बार की को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद मैं चाहे जितनी देर मर्जी ऐसे आराम से उसको देखता रहूं, वहां पे मेरे को बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देने वाली है। द रीजन इज, डिफ्लेक्शन मेरे को तब दिखाई देगी जब कॉइल 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। यू माइट आस्क कि मैग्नेटिक फील्ड की बात कहाँ से कर रहे हैं, देखो करंट पास हो रहा है ना उसकी कॉइल में से, तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगी होगी, है ना। सो कॉइल 1 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जब वो चेंज करती है, राइट, इंडक्शन का सिंपल सा फंडा यही है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगी तब वो इंड्यूस करेगा करंट को इन द कॉइल सेकंड, ठीक है। सो एक बार जब हमने की को इंसर्ट किया तब हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अगेन कांस्टेंट हो चुकी है ना, तब हमको गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। उसके बाद मैं जितना देर मर्जी वेट करता रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। कब अगेन डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, जैसे ही मैं यहाँ से की को अगेन रिमूव करूंगा, ठीक है, दैट मीन्स करंट पास होना अगेन बंद हो चुका है। उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगेन रिड्यूस होगी, है ना, इट विल डाई आउट। उसकी वजह से अगेन यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर पहले लेट्स सपोज लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा था गैल्वेनोमीटर, अब हमको राइट साइड की तरफ ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगी। देखो पहला, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस, राइट, सिर्फ मोमेंट्री डिफ्लेक्शंस है, एक बार दिखाई देंगी थोड़े मोमेंट के लिए, दैट डाई आउट शॉर्टली। उसके बाद जितनी देर आप मर्जी देखते रहो आपको डिफ्लेक्शंस नहीं मिलेंगी इन द गैल्वेनोमीटर। सेकेंडली, द डिफ्लेक्शंस आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक बार जब आपने की इंसर्ट करी तब किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करेगा गैल्वेनोमीटर, और जब आपने की को रिमूव किया तब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस बनती हैं, ठीक है। देन आखिरी क्वेश्चन अगेन फ्री के मार्क्स हैं ये तो, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल राइट हैंड थंब रूल, है ना। थंब को आपने ऐसे पॉइंट करना होता है जिधर को करंट फ्लो कर रहा है, और जो फिंगर्स होती हैं वो आपको बताती हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
सो जस्ट आपको ये चीज़ ड्रॉ करनी है, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन वो 9th क्वेश्चन इज टू अनइक्वल रेजिस्टेंसेज, लेट्स से हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं, ये R1, ये कोई रेजिस्टर है दैट इज द R2। इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद एनी अदर पैरामीटर्स, आपको कुछ भी नहीं पता, ना वैल्यू ऑफ आई ना वैल्यू ऑफ आर, वट कैन बी सेड अबाउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 रेजिस्टर्स। क्या कह सकते हो आप पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में R1 और R2 के अक्रॉस होगा? इतना तो हमको पता है, डेफिनेटली पता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा R1 और R2 के अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर भी मेरे को 9 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा और R2 के अक्रॉस भी मेरे को 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। पैरेलल में ऑलवेज आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही देखने को मिलता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्लियर। सीरीज में करंट सेम रहता है, आपको इतना याद रखना होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर्स। देन सेकेंड वन, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A इन स्पेस, ऑब्वियसली राइट। जैसे देखो ये A पॉइंट है, हमने क्या किया, इन्फिनिटी से कोई चार्ज को मूव करते हुए यहाँ पर ले आए हैं A पॉइंट पर, राइट। सो ऑफ कोर्स हमको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ा होगा, राइट। तो वही बोल रहे हैं, सम वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A इन स्पेस, द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट A इज गिवन V, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर A पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V, ओके। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, कितना वर्क डन हमने करा होगा उसको हमने बताना है। इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q और इस V की टर्म्स में क्या रिलेशन होता है, सिंपल, W, V और Q का वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज जो आपने मूव किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट A इनटू जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है V, ठीक है। सो ये रिलेशन होता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, है ना। देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वन, वेन्स आर थिन वॉल्ड, उनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज ऑफ कोर्स, एंड दे हैव वॉल्व्स। वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। वाई, ऐसा क्यों? देखो वेन्स थिन वॉल्ड क्यों होती हैं, प्रेशर की वजह से। कैसा प्रेशर आता है, ब्लड का प्रेशर कैसा होता है वेन्स में, बहुत कम। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। आर्टरीज में जब बिकॉज ब्लड आ रहा है तो वो हार्ट से पंप होता हुआ आ रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, राइट। सो बहुत प्रेशर उनको हैंडल करना पड़ता है, इसी वजह से सेफ्टी पर्पसेस के लिए ऑफ कोर्स भगवान ने उनको ऐसा बनाया है, ठीक है। नो डाउट आपने ऐसा नहीं लिखना है कि भगवान ने ऐसा बनाया, बट रीज़न आपको बता रहा हूँ कि हाँ बिकॉज प्रेशर उनको सहना होता है, इस वजह से दे आर बेसिकली द थिक वॉल्ड, राइट। वेन्स क्या होती हैं ऑन द अदर हैंड, थिन वॉल्ड, बिकॉज उनमें से जो ब्लड पास हो रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट। सो वो बहुत कम प्रेशर के साथ जा रहा होता है ना, इस वजह से वो क्या होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। उसके अलावा वॉल्व्स क्यों लगे होते हैं वेन्स में, वॉल्व्स की क्या ज़रूरत है, आर्टरीज में तो वॉल्व्स नहीं होते, वेन्स में क्या ज़रूरत है, बिकॉज बैकफ्लो ना हो सके ब्लड। वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व का काम सिर्फ इतना होता है कि कोई भी लिक्विड है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाना, ठीक है। ये इंश्योर करना कि वो बेसिकली बैकफ्लो ना कर जाए, उल्टी डायरेक्शन में मूव करना ना स्टार्ट कर जाए। आर्टरीज में तो देखो बैकफ्लो होने का चांस ही नहीं है, बिकॉज इतने प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा होता है, बैकफ्लो हो ही नहीं सकता। लेकिन वेन्स की अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा कम होता है ना एज कम्पेयर टू द आर्टरीज, इस वजह से उनको वॉल्स की ज़रूरत होती है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर ही नहीं होता वहाँ पे ब्लड में, एंड दे हैव वॉल्व्स टू एंश्योर द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। वॉल्व का सिंपल सा काम ये होता है कि ब्लड फ्लो को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें, दैट्स इट, ठीक है। Then the 11th question, how is the wall of small intestine adopted for performing the function of absorption of the food? ये आपने पढ़ा होगा, जो intestine होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, वहाँ पे क्या होती हैं, ऐसी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाए, है ना। इनका काम क्या होता है, सिंपली टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, सो दैट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। सिंपली आपको यही लिखना है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द विलाए विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा आपको 1 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, राइट, कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप ये चीज़ कर दो कि हाँ टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। देन आउट ऑफ अ गोट एंड अ टाइगर, which one has a longer small intestine?
किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी होगी? ऑफ कोर्स किसकी होगी? गोट की ज़्यादा लंबी होगी। देखो आपने पढ़ा होगा ग्रास में बेसिकली क्या होता है? सेल्यूलोज, है ना। इसको डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम भी लेट्स सपोज सिर्फ और सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स पर डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। बिकॉज लीफी वेजिटेबल्स में भी सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसको डाइजेस्ट करना हमारे लिए इतना इजी टास्क नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, राइट। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है हमको, लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूट की बात करता हूँ, अगर मैं काऊ की बात करता हूँ, उनमें स्पेसिफिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा बड़ी है, सो दैट वो इस सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सकें, इसको डाइजेस्ट कर सकें। सिंपल, ठीक है। सो टाइगर को तो सेलुलोज की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो घास खाएगा ही नहीं, वो तो सिंपल मीट खाएगा, ठीक है। तो गोट के केस में क्या होगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होगी। गोट बिकॉज हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। सिंपल। इसके बाद द 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर अवर एनवायरनमेंट। पॉइजन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो ओजोन लेयर है वो डेफिनेटली हमारे लिए पॉइजनस है। ओजोन क्या होता है? O3 होता है ना। हमारे लिए O2 तो ज़रूरी है, ये तो ऑक्सीजन गैस है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जो O3 है ना, जो ये ओजोन है, दिस इज़ पॉइजनस फॉर अस। तो हमको कोई डेंजर क्यों नहीं होता ओजोन से? बिकॉज वो प्रेजेंट ही स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, ओजोन लेयर बहुत दूर है, ठीक है। सो जो अर्थ की ओजोन लेयर है, हालांकि जो O3 है वो बोल रहा है हमारे लिए पॉइजनस होती है, लेकिन स्टिल क्यों एक एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है एनवायरनमेंट के लिए? ऑफ कोर्स यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करती है जो सन से आती हैं, वही तो इसका काम है, ठीक है। देन गिव रीजन वाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। देखो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, देन द सेकेंडरी कंज्यूमर, देन द टर्शरी कंज्यूमर। उसके बाद कोई और लेवल क्यों नहीं होता? 4 से ज़्यादा लेवल्स हम क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज देखो आपने 10% रूल पढ़ा होगा, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल से उसके अगले ट्रॉफिक लेवल पर, तो उसका सिर्फ 10% पार्ट ट्रांसफ़र होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफ़र हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर, है ना। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी का सिर्फ 10% पार्ट ही ट्रांसफ़र होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक, ठीक है। फिर उसका फर्दर सिर्फ 10% पार्ट ट्रांसफ़र होगा टर्शरी कंज्यूमर्स तक। उसके बाद तो इतनी कम एनर्जी बचेगी कि कुछ भी नहीं है ना। इसको देखो कैसे लिखना है हमने, द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, इतना ज़्यादा है, 90% तो लॉस ही हो गया ना एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, या फिर किसी भी फॉर्म में, राइट। इट इज़ सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो चौथे लेवल के बाद ऑलमोस्ट बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी बचेगी जो कि यूजेबल भी नहीं होगी। तो इस वजह से 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते हैं, ठीक है। देन द 13th क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाज इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। इसमें जस्ट आपको एंजाइम्स को मेंशन करना है कि कौन कौन से एंजाइम्स को सेक्रेट करता होता है पैंक्रियाज। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस काम आता है? टू डाइजेस्ट द एंजाइम्स। और लाइपेज किस काम आता है? ब्रेक डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट्स। आपने पढ़ा होगा फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का काम होता है इसका, ठीक है। सो जस्ट आपको इसमें ये लिखना है। देन इसके बाद जो ये 14th 15th 16th क्वेश्चन है, ये हो गए हमारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। देखो सबसे पहले 14th वन, असर्शन क्या है? आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन द वॉल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 to 3 days। ऑफकोर्स ये आपको पता होगा, है ना। जब हम वाइट वॉश कराते हैं वॉल्स को तो 2-3 बाद क्या होता है, जब वो सूख जाता है आराम से, है ना, तो बहुत शाइनी फिनिश हमको देखने को मिलती है, एकदम चमक रहा होता है वो, क्लियर। रीज़न क्या है इसका? उसने बोला हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड reacts with the carbon dioxide, right, to form calcium hydrogen carbonate। हाइड्रोजन कहाँ से आया? आपको पता होगा जब CaO रिएक्ट करेगा CO2 के साथ तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ना कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बेसिकली हमको वाइट फिनिश देखने को मिलती होती है, शाइनी। तो रीज़न में ये अगर होता कि हाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसकी वजह से वाइट फिनिश मिली, फिर तो ये रीज़न सही होता, लेकिन ये तो रीज़न ही गलत है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ी होता है, लेकिन असर्शन सही है ना। तो हमको क्या है, असर्शन तो देखो ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन है? असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, सी, राइट। हाँ ये वाला ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू रीज़न इज फॉल्स, क्लियर। देन वी हैव द 15th क्वेश्चन। देखो असर्शन क्या है? फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज।
लेट्स सपोज कोई फैक्ट्री है, उसने वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले, राइट, बहा दिए कहीं पर भी, नदी में, जहाँ पे मर्जी, लेट्स सपोज। देन जो प्लांट्स थे उन्होंने उसी वाटर को यूज़ किया टू टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। उससे हुआ क्या, वही केमिकल्स एंटर कर जाएंगे प्लांट्स में, एंड जब हम प्लांट्स पर फीड करेंगे तो वही केमिकल्स देन हमारी बॉडीज में एंटर करेंगे। तो हाँ, फूड चेन रिस्पॉन्सिबल तो ज़रूर है फॉर द एंट्री ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी। सो दिस इज ट्रू, है ना। वट अबाउट द रीज़न, पहले देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू भी है या नहीं है। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, हाँ वेरी वेरी ट्रू, है ना। लेंथ और अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा फूड चेन की, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको वेरिएशंस दिखाई देती हैं। सो हाँ, ट्रू तो है, लेकिन जो ये रीज़न है ये उस असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। ये नहीं बता रहा कि बेसिकली जो फूड चेन है वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो ट्रू दोनों है यहाँ पे, लेकिन जो रीज़न है यहाँ पे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, बोथ आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट, सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है, पहला नहीं, जो ये सेकंड है, ठीक है। सो इसका आंसर बनेगा बी। देन जो इसका बी पार्ट है, अगेन देखो इंटरनल चॉइस है। असर्शन क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल किसका आएगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जो प्लांट्स हैं। क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे, द आंसर इज येस, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। वाई, बिकॉज देखो डिपेंडेंट उन पे है सब कुछ, है ना। अगर प्लांट्स की अमाउंट लेट्स सपोज मान के चलो हाइपोथेटिकली कम हो जाती है, बहुत कम प्लांट्स रह जाते हैं, या लेट्स सपोज डिसअपीयर ही हो जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं दे विल स्टार्ट डाइंग, उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स विल स्टार्ट डाइंग, द सेकेंडरी कंज्यूमर्स विल डाई, है ना, सिमिलरली देन द टर्शरी कंज्यूमर्स विल डाई, ठीक है। तो अगर प्लांट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो ऑब्वियसली सब कुछ अगर प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है तो प्लांट्स ज़्यादा होने चाहिए, है ना। जो सबसे लो वाला ट्रॉफिक लेवल है उस पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा होंगे। देन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो थोड़े से कम होंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को ही खा के ख़त्म कर जाएं, ठीक है। देन जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो थोड़े और कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स और कम होते हैं, ठीक है। सो असर्शन तो ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है। लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट, जो रीज़न लिखा हुआ है इसने, पहले देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। देखो बात तो सही है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कि प्लांट्स से हमको एनर्जी मिली, राइट, जो प्लांट्स हैं उनको ईट किया किसी ना किसी हर्बीवोर ने, देन हर्बीवोर पर, जैसे इन जनरल टर्म्स, सॉरी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पे फीड किया प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड किया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, ऐसा चल रहा है, उल्टा नहीं है ना, कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर फीड कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स से एनर्जी मिल रही है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नहीं, राइट। प्लांट से मेरे को एनर्जी मिलेगी, ना कि मुझसे प्लांट को एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला, है ना। सो फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, डेफिनेटली। सो स्टेटमेंट टू ट्रू है दोनों ही, लेकिन क्या ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्यों होते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल पे? नो, बिल्कुल नहीं, है ना। उसका तो लेना देना नहीं है इसे। इसने बताया यूनिडायरेक्शनल है फ्लो, डेफिनेटली यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल होने से ऐसा क्या हो जाएगा कि हाँ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, राइट। सो असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, सो अगेन बी आंसर बनेगा इसका, राइट, कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो, जो सेकंड स्टेटमेंट है बेसिकली, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पहले 16 क्वेश्चंस। देन इसके बाद जो अगले 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं 17 से लेकर 20 तक, उसमें से हर क्वेश्चन के 5-5 सब पार्ट्स होंगे, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 4 सब पार्ट, क्लियर। हर सब पार्ट का 1 मार्क्स होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं ये। देखो हर क्वेश्चन की पहले ऐसे कुछ ना कुछ उसने स्टेटमेंट दी होगी, जिसके बेसिस पे वो आपसे ऐसे 5 क्वेश्चन पुट करने वाला है, राइट। और कई बार तो आपको ऐसा भी होगा कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन स्टिल देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ऑल द लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, डेफिनेटली दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय द ब्रेक डाउन of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. That means clearly बात हो रही है यहाँ पे aerobic respiration और anaerobic respiration की, है ना। पहला क्वेश्चन देखो, अब ये पहला सब पार्ट है, ठीक है। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन, या फिर डाइजेशन ऑफ द फूड, जो तो होते हैं हमारे लेट से एकदम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लेट से अमीबा की, राइट, या ऐसा और कोई भी ऑर्गेनिज्म है,
उनके केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है कि हाँ डिफ्यूजन वगैरह की हेल्प से वहाँ पर रेस्पिरेशन हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं, हाइयर प्लांट्स एंड द एनिमल्स, वहाँ पर डिफ्यूजन की हेल्प से रेस्पिरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। वहाँ पे बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। डिफ्यूजन की वजह से तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, राइट, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हाँ अगर ह्यूमंस में डिफ्यूजन होती तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने को इतना इतना टाइम लग जाना था, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, है ना। सो हमारे केस में डिफ्यूजन इतना लेट्स से एफिशिएंट प्रोसेस ना रहता, तो वही ये पूछ रहा है कि हाँ जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसके केसेस में आपको क्या देखने को मिलता है। ऑब्वियसली वैसे तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑप्शन में होता तो सबसे बेस्ट होता, राइट, लेकिन सबसे क्लोज यहाँ पे टिश्यू रेस्पिरेशन है, तो आंसर विल बी टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से, राइट। ऑर्गन रेस्पिरेशन इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज ऑर्गन तो फिर भी काफी बड़ा लेवल हो गया, राइट। एकदम सेलुलर लेवल पे होती है रेस्पिरेशन, सेल के बाद आता है टिश्यू, राइट। सो ऑफ कोर्स द बी इज द आंसर। देन अब देखो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये ग्राफ उसने ऐसे बनाया हुआ है, राइट। लेट्स सी क्या बोल रहा है वो। कोई ऐसे एथलीट है, वो 400 मीटर की रेस को भाग रहा है और एक पीक यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है डी पॉइंट पे। बेसिकली ये ग्राफ है उसके भागने के टाइम का, टाइम इन द सेकंड्स, एंड द लैक्टिक एसिड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ब्लड में। अब देख लो डी पॉइंट पे लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्यों। ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो सिंपली उसने यही पूछा हुआ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट, क्यों ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, राइट। सो द आंसर इज बी। देन देखो ये हो गए 2 सब पार्ट्स, 5 में से आपको कोई भी 4 सब पार्ट्स करने हैं। लेट से आप कोई क्वेश्चन देखते हो, आपको लगता है कि नहीं ये ग्राफ है मेरे से नहीं होगा, या फिर लेट से इवन टाइम ज़्यादा लगेगा, ना होने की भी बात नहीं है, आपको वैसा ऑप्शन चूज करना है जो आप जल्दी कर सको। करने को तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन इट मैटर्स कि हाँ कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हो। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट, एनर्जी सप्लाइड परसेंटेज और टाइम रनिंग एट द फुल स्पीड, उसका ग्राफ है। ओके अच्छा, अगर हम एनारोबिक और एरोबिक का ही क्वेश्चन है, बिकॉज ये है ना, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं एरोबिक रेस्पिरेशन को और एनारोबिक रेस्पिरेशन को, तो किस केस में हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में। द आंसर इज ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन में। दैट मीन्स आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि दोनों ग्राफ्स में से जो ये प्लॉट ए और प्लॉट बी बना हुआ है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। प्लॉट ए करेक्ट आंसर होगा। जो प्लॉट बी है उसमें देखो पहले तो एनर्जी सप्लाई हुई, लेकिन बाद में एनर्जी की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, राइट। ग्राफ एकदम डिप मार गया नीचे को। सो इट मस्ट बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी दिखाई नहीं दे रही, एक बार बस पीक आई, आपको थोड़ी सी एनर्जी मिली, उसके बाद बस एनर्जी नहीं मिल रही, राइट। बट जो प्लॉट ए है वो कंसिस्टेंट है, राइट। वहाँ पे आपको एकदम लेट से कोई डिप दिखाई नहीं दे रही है ग्राफ में, है ना। पहले इंक्रीज हुई देन कांस्टेंट हो चुकी है, लेकिन डिप कोई नहीं है वहाँ पे। सो प्लॉट ए मस्ट बी एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। प्लॉट ए और प्लॉट बी कौन सा है। ओके अब देखो हमने पहले बोला प्लॉट ए मस्ट बी एरोबिक रेस्पिरेशन, सो एरोबिक रेस्पिरेशन प्लॉट ए में 2 ऑप्शंस में गिवन है, पहले ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में। सिमिलरली प्लॉट बी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, वो भी देखो दोनों में ही गिवन है। दैट मीन्स हमको जस्टिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी कौन सी करेक्ट है। पहले में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लो नहीं है, एरोबिक के केस में तो बल्कि हाई एनर्जी है, राइट, और कंसिस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो ऑफ कोर्स जो आंसर है हमारा दैट इज ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड लो इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ये हो गए हमारे 3 सब पार्ट्स। अब जैसे लेट सपोज आपको लगे कि हाँ ये चौथा क्वेश्चन है, ये टाइम ज़्यादा लेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। लेकिन स्टिल इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस ऑब्जर्व्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, क्या क्या आपको देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो बिल्कुल भी नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो मतलब यही है ना कि हाँ विदाउट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चीज़ टेक प्लेस कर रही है, राइट। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। सेकंड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ वो तो रिलीज होगी होगी डेफिनेटली, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। थर्ड पार्ट, रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑफ कोर्स अगर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का तो काम ही यही है एनर्जी को रिलीज करना, है ना। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही तो एनर्जी रिलीज होगी, सो ऑप्शन 3 भी डेफिनेटली है। एंड द रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, वो तो हमने ऑलरेडी देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड भी रिलीज होता ही होता है। दैट मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट ऑप्शंस। सो कौन से केस में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, 2, 3, 4, ये वाला सी पार्ट, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। देन फिफ्थ पार्ट,
स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज़ द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो जिसमें ऐसा कुछ उल्टा करके लिखा हो, राइट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द राइट आंसर, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अक्सर जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं, राइट। देखते हैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देखो किस में है। ओके देखो नीचे से स्टार्ट करता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन यहाँ पे बोल रहा है नीडेड, एनारोबिक में नॉट नीडेड, जो कि बिल्कुल राइट है। एरोबिक में हमको चाहिए होती है ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नॉट नीडेड, है ना। देन अमाउंट ऑफ एटीपी, एरोबिक में हाई, एनारोबिक में लो। ऑफ कोर्स इसी वजह से एरोबिक में जो एनर्जी मिलती है वो हमको ज़्यादा मिलती है, एनारोबिक में कम मिलती है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन एंड प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 एंड H2O, बिल्कुल सही। एनारोबिक में एथेनॉल एंड CO2, नॉट इन ह्यूमंस बट यू कैन से इन द यीस्ट, बिल्कुल सही है। एनारोबिक में यही होते हैं एंड प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कौन सा आंसर गलत हुआ, जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, राइट। दैट इज द इनकरेक्ट, सो ए इज द आंसर। यहाँ पे बोल रहा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एनारोबिक टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। साइटोप्लाज्म में तो आप जनरली वो चीज़ बोलोगे कि हाँ साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है इनटू द पिरुवेट, है ना, तो वो चीज़ है इन द साइटोप्लाज्म। सो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन वी हैव द 18th क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है। एक्सप्लेन क्या किया हुआ है, एक तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है ये आपको पता होगा, जनरली भी पता होना चाहिए ये तो, है ना, कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है। कोई एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 281, तो उसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको वो रेडिली क्या करेगा, डोनेट कर देगा डेफिनेटली। दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड मेटल, उसका मेटालिक करैक्टर बहुत अच्छा है, राइट। सिमिलरली अगर कोई ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर देगा लेकिन उसकी टेंडेंसी एज कम्पेयर टू द सोडियम क्या है, थोड़ी सी कम है, तो हम क्या बोलेंगे उसका जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या है, थोड़ा सा कम है ना, मेटालिक करैक्टर उसका कम है, डिक्रीज हो चुका है, सिंपल। सो यही सब उसने इतने पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा हुआ है। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है और जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है, जैसे हम क्लोरीन है, क्लोरीन को बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इलेक्ट्रो नेगेटिव बिकॉज उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की। सोडियम इज़ हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकॉज उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, राइट। तो यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है उसने इतने पैराग्राफ में। इसको आप थोड़ी सी स्किमिंग भी करोगे ना ऊपर ऊपर से कि हाँ बस 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 ठीक है यही चीज़ें इसने गिवन है। अगर आपको आइडिया है उसके बारे में कि हाँ मेटालिक करैक्टर मेरे को पता है, नॉन मेटालिक करैक्टर मेरे को पता है, लेट से आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, तो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आपको नहीं आइडिया तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, फिर आपको ज़रूरी है बल्कि पढ़ना चाहिए, राइट। उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। चलो देखते हैं। देखो ये ग्राफ है, राइट। इवन आपको एलिमेंट्स के बारे में अगर पता भी ना होता है ना कि कौन सा एलिमेंट किसके नीचे आता है, तो भी उसने ग्राफ तो दे ही दिया, है ना। यहां से आप देख सकते हो कि अच्छा कौन सा एलिमेंट किसके नीचे आएगा। क्वेश्चन पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक करैक्टर ऑफ द एल्कली मेटल्स। अच्छा इन दोनों में से ये जो ब्लू वाली लाइन है और जो ये रेड वाली लाइन है, एल्कली मेटल्स कौन से हैं, जो ये ब्लू वाली लाइन है वो वाली, या फिर जो ये रेड वाला प्लॉट है वो, जो ब्लू वाला प्लॉट है, राइट, दैट इज द एल्कली मेटल्स। ये एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। व्हाट अबाउट दिस रेड प्लॉट, जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है नीचे वाली, दीज आर द हेलोजन्स, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर द हेलोजन फैमिली। ये सेकेंड लास्ट ग्रुप है हमारा, 17th ग्रुप। और जो एल्कली मेटल्स का ग्रुप होता है दैट इज द फर्स्ट ग्रुप। अब यहाँ पे आपसे एल्कली मेटल्स के बारे में ही पूछा गया है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक करैक्टर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेटालिक ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा मेटालिक ऑर्डर किसका होगा, ऑफ कोर्स ऐसे एलिमेंट का होगा जो रेडली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। इनमें से अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम में से कौन सा एलिमेंट सबसे रेडली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, आंसर इज सीजियम। वाई, बिकॉज उसका साइज सबसे बड़ा है। उसके केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस ने क्या करा हुआ है, बहुत वीकली बाउंड करा हुआ है, अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है बिकॉज उसका साइज ही बहुत बड़ा है ना, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से है ही बहुत दूर। इस वजह से वो क्या होगा, जो उसका मेटालिक करैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होगा। इट इज़ वेरी गुड मेटल, यू कैन से मेटालिक करैक्टर उसका बहुत ज़्यादा है, ये रेडली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। देन उसके बाद रुबिडियम, देन उसके बाद पोटाशियम, देन सोडियम, लास्ट में आएगा लिथियम, बिकॉज लिथियम का साइज सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा साइज होने की वजह से उसका मेटालिक करैक्टर सबसे कम होगा, बिकॉज उसके केस में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रांगली बाइंड करके रखा होगा उसके एक इलेक्ट्रॉन को, एज कंपेयर टू द सीजियम।
सो सीजियम रुबीडियम, देखो इसी उल्टे ऑर्डर में चलना है आपने। सो सीजियम रुबीडियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट? सीजियम, रुबीडियम, पोटाशियम, सोडियम एंड द लिथियम, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन 18th का सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अलोंग विद द एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ रखा गया है? इन द फर्स्ट ग्रुप, है ना। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में तो एल्कली मेटल्स भी होते हैं, और हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन भी मेटल है क्या? नो, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, है ना। तब इसको वहां पर क्यों रखा गया? हाइड्रोजन का नेचर नॉन मेटेलिक है, स्टिल इसको मेटल्स के ऊपर रखा गया, क्या रीजन है? देखो, पहला ऑप्शन, एज द हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन, ओके डेफिनेटली इट हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड इट रेडिली लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो टिक करोगे पहले ऑप्शन को, डेफिनेटली ध्यान से देखो। लेकिन बोला गया इट रेडिली लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बताओ नेगेटिव आयन फॉर्म करता है या पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन। तो पहला तो ऑप्शन ही गलत है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, ना कि नेगेटिव आयन। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। देन सेकंड, एज द हाइड्रोजन कैन इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन लाइक एल्कली मेटल्स टू फॉर्म द पॉजिटिव आयन। हाँ, ये ऑप्शन सही है ना। जैसे एल्कली मेटल्स के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ही क्या करते हैं? उस एक इलेक्ट्रॉन को रेडिली लूज करके क्या फॉर्म करेंगे? पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। सो डेफिनेटली जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ऑप्शन सी, देखो हालांकि हमको पता लग गया आंसर हमारा बी है, लेकिन स्टिल देखते हैं कि उनमें गलती क्या है अगले में। द ऑप्शन सी इज द, एज हाइड्रोजन कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन इजिली लाइक हैलोजेंस टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। नो, हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक बात सुनो, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ऊपर क्यों रखा गया वो ये बोल रहा है ना। अगर ऐसा होता भी कि हाँ हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके हैलोजेंस के जैसे ही नेगेटिव आयन फॉर्म करता, तो यार इसको हैलोजेंस के ऊपर रखा जाता या पहले ग्रुप में रखा जाता, है ना। तो ऑप्शन सी तो अगर सही भी होता, राइट, तो सेंस नहीं बन रही कि हाँ उसको पहले ग्रुप में क्यों रखा गया है। ये चीज समझ पा रहे हो, राइट? ओके, सो चाहे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन भी फॉर्म करता है, तो भी ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज उसको पहले ग्रुप में क्यों रखा गया, क्वेश्चन ये है। देन जो डी ऑप्शन है, अगेन बिकॉज कहता हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। क्वेश्चन अगेन सेंस नहीं बन रही, पहले ग्रुप में क्यों रखा गया उसको? बिकॉज नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी है, तो उसको पहले ग्रुप में रख दिया, फिर तो उसको नॉन मेटल्स के ऊपर रखते ही राइट हैंड साइड पे रखा जाता है उसको पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सो बाकी के ऑप्शंस की बिल्कुल सेंस नहीं बन रही है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन 18th का थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे एलिमेंट की ज़्यादा होगी जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की सबसे ज़्यादा होगी। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करेगा? या फिर मैं बोल लूँ कि सबसे ज़्यादा, लेट्स से जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा किसका है? सेम ही बात है ना। ओके, सबसे स्ट्रांग नॉन मेटेलिक करेक्टर आपने देखा था जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है ना। जैसे जो सीजियम था उसका मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा था, तो यहाँ पे एकदम उल्टा होने वाला है। यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात कर रहे हैं हम। सो जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा इसमें से, दैट मीन्स फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। सो जो फ्लोरीन होगा उसके केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? गेन करे, राइट। देन क्लोरीन की थोड़ी सी कम होगी टेंडेंसी, ब्रोमीन की थोड़ी सी और कम, आयोडीन की थोड़ी सी और कम। दैट मीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी भी? फ्लोरीन की। देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है। सो आंसर इज ए, फ्लोरीन। देन 18th का फोर्थ पार्ट, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द हैलोजेंस डाउन द ग्रुप। देखो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब हम हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो क्या देखने को मिला था? कौन सा ट्रेंड? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा थी फ्लोरीन की। फिर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो देखो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये बोल रहा है इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। सिमिलरली जो डी ऑप्शन है ये भी गलत है, इसमें भी बोल रहा है इंक्रीज होती है, सॉरी, डाउन द ग्रुप, है ना। सो दोनों ऑप्शन ये तो गलत हो गए। सिर्फ या तो बी ऑप्शन सही होगा या सी ऑप्शन सही होगा, इन दोनों में ही बोल रहा है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अब इसका रीजन देखते हैं। बी में लिखा हुआ है
इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है क्या? नो, बल्कि उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे साइज बड़ा होता जाएगा एलिमेंट का, है ना, एटम का, सॉरी, राइट, एटम का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, उसके ऊपर अट्रैक्शन एक तरह से बहुत कम होगी न्यूक्लियस की, है ना, बिकॉज साइज बहुत बड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर है, राइट। डिटेल में आप शील्डिंग वगैरह का प्रोसेस पढ़ोगे हायर क्लासेस में, बट ये चीज़ आपने पढ़ा होगा कि हाँ जैसे जैसे साइज बढ़ता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, राइट, न्यूक्लियस का। सो ऑफ कोर्स जो बी ऑप्शन है वो तो गलत है, राइट। डिक्रीज नहीं होती टेंडेंसी लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, डेफिनेटली, एंड टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, राइट। सो जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। कई बार आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, कई बार बल्कि आपको ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता कि हाँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एमसीक्यू का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हाँ अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो ना कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑफकोर्स जो ऑप्शन बचा वो राइट आंसर होगा, राइट। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कई बार हम सोचते नहीं है ऐसा, तुक्का मारने लग जाते हैं, राइट। देन जो इसका लास्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस करेक्टली जस्टिफाइज दैट द फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक रेडियस आपको गिवन है 72 पिकोमीटर्स, डजंट मैटर, इट हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन द लिथियम जो कि गिवन है 152 पिकोमीटर्स। ऐसा क्यों है? जो फ्लोरीन का रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो लिथियम से छोटा क्यों है? देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। देखो पहला, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप। क्या फ्लोरीन और लिथियम सेम ग्रुप में लाई करते हैं? नो। फ्लोरीन एक हैलोजन है, लिथियम एक एल्कली मेटल है ना। लिथियम लाई करेगा पहले ग्रुप में, फ्लोरीन लाई करेगा कहाँ पे जाके? 17th ग्रुप में। तो ये तो 7 समुंदर पार हैं एक दूसरे से, राइट। देन जो बी वाला पार्ट है, फ्लोरीन एंड द लिथियम आर इन द सेम पीरियड। ओके, देखो पीरियड को आप कैसे देखते हो? उसके नंबर ऑफ लेट्स से शेल्स से। लिथियम भी सेकंड पीरियड में आ रहा है बिकॉज पहले में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है ना, उसके बाद लिथियम आएगा सेकंड पीरियड में। देन पेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये नियॉन तक आते हैं हमारे सेकंड पीरियड में। सो ऑफ कोर्स फ्लोरीन और लिथियम सेम पीरियड में आ रहे हैं। सो देखो पहले बी ऑप्शन में लिखा हुआ है सेम पीरियड, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, सो सी तो बिल्कुल सही नहीं है। लास्ट में भी लिखा हुआ है फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, सो या तो बी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है ना। पहले तो आपने ए और सी सीधा ही एलिमिनेट कर दिए, अब देखते हैं बी या डी में से कौन सा राइट आंसर है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। एक पीरियड में जब आप मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्यों इंक्रीज होंगे? नंबर ऑफ शेल्स तब इंक्रीज होते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो शेल्स थोड़ी ना इंक्रीज होंगे। अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ यहाँ पे और लिथियम की बात करता हूँ, क्या ऐसा है क्या दोनों में नंबर ऑफ शेल्स का डिफरेंस है? नो, दोनों में दो दो नंबर ऑफ शेल्स हैं। अगर फ्लोरीन की पहले लिथियम देख लेते हैं। लिथियम की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बात करूंगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर बनता है 3, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,1, राइट। सिमिलरली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन नियॉन है ना, हाँ 9। सो कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी बनेगी? 2,7। दोनों में दो दो नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सही आंसर है राइट जो लास्ट वाला है, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज या फिर रेडियस की बात कर लें डिक्रीज करता होता है फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। क्यों डिक्रीज करता है बाय द वे? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं, उसकी वजह से जो ओवरऑल अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जो इसके बाद ये 19th क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहानी बहुत डाली हुई है अगेन, राइट। सिर्फ इतना सा पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये एक टेलीस्कोप है, राइट, जिसमें दो लेंसेज को यूज़ किया गया है, L1 और L2, राइट। इसकी हेल्प से हम किसी प्लैनेट्स वगैरह को देखना चाह रहे हैं। सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया गया और बाकी सारी कहानी है, राइट, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं 19th का फर्स्ट पार्ट। बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन अबव व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। सुमति कौन है ये जानने के लिए आप चाहते हो तो कहानी पढ़ सकते हो, बट इसकी ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। कौन से लेंसेज की ज़रूरत पड़ेगी उसको? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाइफोकल या फिर फ्लैट लेंसेज? यार देखो सीधा सीधा उसने शो कर रखा है डायग्राम में, राइट। आपको क्यों दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे? कौन से लेंसेज एंड दे आर द कॉन्वेक्स लेंसेज। सो ऑफकोर्स जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव लेंसेज से काम क्यों नहीं चलेगा? अगर मैं दोनों लेंसेज L1 और L2 दोनों को मैं कॉनकेव लेंस यूज़ करता हूँ
तो क्या होगा, क्या आपको इमेज दिखेगी? नो, राइट। जो कॉनकेव लेंसेज हैं दे आर द डाइवर्जिंग लेंसेज। अगर दोनों ही लेंसेज मैं कॉनकेव लेंसेज यूज़ करूंगा तो ऑफ कोर्स आपको इमेज यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ऐसी टेलीस्कोप किसी काम की नहीं होगी, राइट। सो इसका राइट आंसर है बी, कॉन्वेक्स लेंसेज। सुमति विल नीड द कॉन्वेक्स लेंसेज। देन 19th का सेकंड पार्ट, इफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज L1 एंड L2 आर इन रेशियो 4:1, पावर्स की रेशियो आपको गिवन है 4:1, ओके। रेशियो पूछी गई है फोकल लेंथ की, सो ऑफ कोर्स 1:4 होगी, है ना। उसका उल्टा होएगा, बिकॉज आपको पता होगा जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। अगर पावर्स की रेशियो 4:1 है, सो फोकल लेंथ की रेशियो उल्टा होगा, 1:4 होगा। बिकॉज लेट से सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर पावर एक लेंस की डबल है किसी दूसरे लेंस से, तो फोकल लेंथ उसकी आधी होगी। सिंपल सा काम होता है ना, इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो सिंपल, बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। जो आंसर है दैट इज 1:4, जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर, 1:4, ठीक है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड विद अ लेंस? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के केस में? m इज इक्वल्स टू, पहला, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा, है ना। बेसिकली h'/h हो गया ये। सो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन डबल द फोकल लेंथ, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं होता हमारे पास कि हाइट को हम डबल द फोकल लेंथ करके निकाल लें। देन इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल गलत। 1/r ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। इनवर्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर मैग्निफिकेशन नहीं होता, है ना। एंड इनवर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। m इज इक्वल्स टू h' जो कि इमेज की हाइट है डिवाइडेड बाय द h जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है, राइट। देन 19th का फोर्थ पार्ट, सुमति डिड सम प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट विद द लेंसेज एंड शी फाउंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस जो L2 था उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 3, ओके। इफ इन हर एक्सपेरिमेंट विद द L2, उसी लेंस के साथ उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे एंड शी फाउंड आउट एन इमेज at 24 centimeters, okay, from the lens, what distance did she put the object? u की वैल्यू आपको निकालनी है। ये तो सिंपल, आपने मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा जब आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। m की वैल्यू कितनी होती है? v/u, है ना, विदाउट द माइनस साइन। अगर लेंस होगा तो v/u, अगर मिरर का केस होता है यहाँ पे तो -v/u, ये आपने पढ़ा हुआ है। सो सिंपल आपको डिवाइड करना है, v/u, u निकालना है ना। सो बेसिकली u कितना बन जाएगा? v/m, दैट मीन्स 24/3, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स। सो सी इज द राइट आंसर, 8 सेंटीमीटर्स, राइट। देन जिसका लास्ट पार्ट है, सुमति वॉट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम। नॉट सो थिक लेंसेज, देखो बोलने का तरीका है, थिन लेंसेज भी बोल सकते थे, लेकिन चलो हो सकता है बहुत ज़्यादा थिन ना हो, इसलिए उसने बोला वो नॉट सो थिक, बहुत थिक लेंसेज नहीं है। वट एडवांटेजेस इफ एनी वुड शी हैव विद हर चॉइस ऑफ द लेंसेज? क्या एडवांटेज उसको मिलेगी अगर वो ऐसे नॉट सो थिक लेंसेज को यूज करेगी? पहला ऑप्शन, शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियरर इमेजेस। इसको होल्ड पे रखते हैं एक बार इस ऑप्शन को। बी ऑप्शन, थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। उल्टा है, बल्कि अगर थिक लेंस होगा उतना डिफिकल्ट होगा हैंडल करना, बिकॉज उतना हैवी हो जाएगा लेंस, है ना। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, ऑफ कोर्स, राइट। सी ऑप्शन को भी एक बार होल्ड पे रखते हैं। डी ऑप्शन क्या है? नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव अ मोर मैग्निफिकेशन। नहीं, नॉट सो थिक लेंसेज में ऐसा क्या हो जाएगा कि हाँ मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगी, बल्कि उल्टा होगा। अगर थिक लेंस है तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो डी ऑप्शन भी गलत है। अब ए सही आंसर होगा या फिर सी सही आंसर होगा? देखो, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। पहले ऑप्शन में वो बोल रहा है शी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंसेज वुड गिव क्लियरर इमेजेस। अगेन, थिक लेंस करने से ऐसा कुछ क्लियर इमेज मिलेगी ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। सो ए ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। हाँ, सी ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। नॉट थिक लेंसेज वुड मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी, और ऑल्सो इट विल अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, काफ़ी लाइट भी उसमें से पास हो सकती है, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। देन दिस इज द 20th क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन ए का। सोलोनेट के बारे में क्वेश्चन है। देखो कितनी कहानी डाली हुई है, अगेन आपको जस्ट देखना है कि हाँ सोलोनेट के बारे में बात हो रही है।
एंड आपको एक ग्राफ गिवन है बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है दोनों, दैट मीन्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट गिवन है एम्पेयर्स में, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है मिली टेस्ला में। ठीक है, सो जस्ट हमने इतना सा एनालाइज किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन अ लीनियर सोलेनॉइड। देखो जो ये लीनियर सोलेनॉइड है ना, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से सबसे पहले तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना, लेकिन फर्दर उस मैग्नेटिक फील्ड से मोशन को जनरेट करना। ठीक है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा होता है। राइट, सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा दूंगा कि कैसा होता है बेसिकली लीनियर सोलेनॉइड। देन 20th का सेकंड पार्ट, व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड। क्या होगा अगर हम सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन बार को रखेंगे। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे ही तो बनाते हैं। सो द राइट आंसर इज द बार विल बी मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज अ करंट इन द सर्किट, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द टेम्परेरी मैग्नेट्स। जब तक आप क्या करोगे, उसके अराउंड जो बेसिकली कॉइल आपने बॉन्ड कर रखी है उसमें से करंट पास करेगा, तब तक वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आपने करंट हटाया, राइट, इट विल स्टॉप एक्टिंग एज अ मैग्नेट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ। चार ऑप्शंस अगेन गिवन है, ये तो आपको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए, बार मैग्नेट है ना, बिकॉज जो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ से ओरिजिनेट करके साउथ पर वो एंड करती हैं, वैसा ही कुछ सोलेनॉइड के केस में भी आपको देखने को मिलता है ना। सो क्लियरली द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें तो कुछ सोचने वाला है ही नहीं। देन 20th का जो फोर्थ पार्ट है, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ, जो ये वाला ग्राफ गिवन है इसको एनालाइज करके एक स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको देखना है कि कौन सी करेक्ट है। ओके, लेट्स सी। पहला, द मैग्नेटिक, अच्छा देखो अब पहला, अगर आपने स्किमिंग भी करोगे यहाँ पे ऑप्शंस पे, आपको पता लग रहा है कि अच्छा वो ये पूछना चाह रहा है कि दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देख के पता लग गया था ये तो हमको कि हाँ जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, सो गलत हो गया। और यहाँ पे तो बोल रहा है इंडिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड करंट के, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट के। अरे यार स्क्वायर थोड़ी ना गिवन है हमको, करंट गिवन है, करंट का स्क्वायर थोड़ी ना गिवन है। राइट, सो सिंपली ऑप्शन भी बाहर हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सेकंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, दैट मीन्स डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर वो है, बिकॉज बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है हमारा। देन जो 20th का लास्ट पार्ट है, from the graph deduce which of the following statement is correct. Okay, let's see. For a current 0.8 amperes, the magnetic field is 13 millitesla. 0.8 amperes पर अगर आप देखोगे, देखो दिस इज द 0.8 amperes, और 0.8 amperes पे डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 13 मिली टेस्ला है ना। यही पूछा ना उसने कौन सा करेक्ट है। हाँ, सो ऑफ कोर्स पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखते हैं फिलहाल स्टिल, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन है वो क्या है, फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज नॉन लीनियरली, बिल्कुल गलत है। नॉन लीनियर का क्या मतलब होता है, आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। वो बोल रहे हैं लार्ज करंट जब पास कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देखने को मिल रहा। नो, ऐसा तो है नहीं। आप देख रहे हो, अगर देखो ग्राफ ऐसा गिवन होता, लेट्स सपोज बाद में आपको ऐसे कोई कर्व गिवन होती, तो हम बोल सकते थे कि हाँ जब करंट बहुत ज़्यादा हो गया तब जो ग्राफ था वो लीनियर ना रहकर हमको कोई कर्व टाइप हमको ग्राफ दिखाई दे रहा था। क्लियर, तब वो ऑप्शन सही होता, लेकिन अब तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, फॉर द करंट 0.8 फील्ड इज 1.3 मिली टेस्ला, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, हमने अभी देखा 13 मिली टेस्ला थी 0.8 के लिए। देन देर इज नॉट एनफ इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.8 एम्पेयर्स, ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी ना कि हाँ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, आराम से पता लग रहा है कि हाँ 0.8 एम्पेयर्स पे कितनी है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।